In the first month of this outbreak, less than 10,000 cases were reported to WHO. In the last month, almost 4 million cases have been reported. We expect to reach a total of 10 million cases within the next week. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कोरोना के हवाले से आज पॉलिसी स्टेटमेंट नेशनल असेंबली के फ्लोर पर वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने दिया और कहा मुझे नहीं समझ में आती कि क्यों ये कहा जाता है कि कंफ्यूज हैं। हमारा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारी सारी स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लें। शुरू दिन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात पर कायम थे कि इस किस्म का लॉकडाउन जो कि दीगर ममालिक में हुआ या वेस्ट में हुआ वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो छाबड़ी वालों पर और डेली वेजेस के ऊपर है, और वो जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ एक एक कमरे में 8 से 9 लोग रहते हैं। लिहाजा उस लॉकडाउन से बड़ा हमें लॉकडाउन का फ़ायदा कम पूरी दुनिया को और नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसीलिए वो शुरू दिन से चाहते थे कि स्मार्ट लॉकडाउन हो। उन्होंने अपनी टीम की बड़ी तारीफ़ भी की और कहा कि पहले तो इस मुल्क में यही नहीं पता था कि हमारा कितना ट्रेंड स्टाफ है फॉर ICUs, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितना बेडेड ICU वी हैव इन पाकिस्तान। ये सब उनकी टीम और NCOC का कमाल है कि पहले सारा डेटा इकट्ठा किया गया और बहुत खूबसूरती से बड़े हम कहेंगे स्विफ्टली अब तक पाकिस्तान कोरोना वायरस से नेविगेट करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये महीना और अगला काफ़ी ख़तरे का लगता है। अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे तो तमाम तर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मुआश को बंद करेंगे तो सब खराब हो जाएगा। मुआश करेंगे लेकिन साथ साथ SOPs पर अमल दरामद किया जाए तो कोरोना का फैलाव को रोका जा सकता है। बार बार उन्होंने इंडिया की भी मिसाल दी कि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स में देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके बारे में क्या लिखा गया कि सड़कों पे लोग मरने लगे। आज इंडिया के अंदर अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं और केस जो उनका है, जो स्प्रेड है, वो इंतहाई ज़्यादा है। ये सारे बयान दिए आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और पहले भी वो इसका कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। अब आ जाते हैं ज़रा मजमूई सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान में कोरोना से जो मुतासरा केसेस की तादाद है वो 1,92,968 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में अगर पाकिस्तान के कुल टेस्ट की तादाद हम आपको बताएं तो 21,835 है। ये भी आपको याद दिलाते चलें कि बारहा ये कहा जाता है कि हमारे पास केस टेस्टिंग की अब जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 30,000 और 30,000 से ज़्यादा 50,000 का भी जिक्र किया गया। आगे जाके यौमिया 1 लाख भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी टेस्टिंग हम देखते हैं 20, 21, 22 इसी तरह रहती है हज़ारों में। 24 घंटों में जो नए केसेस सामने आए वो 4,044 हैं। ये काम ख्याल किया जा रहा है कि बड़े कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है। डेथ्स जो हैं वो टोटल 24 घंटों में 148 हुई और कोरोना की जो टोटल अमवात पाकिस्तान में अब तक हुई हैं वो 3,903 हुई हैं। ये भी आपको बताते चलें कि जब आप नेशनल डैशबोर्ड पर जाते हैं और उसमें प्रोविंस वाइज ब्रेकअप अगर आप देखें तो 19 जून 20, 21, 22, 23 और 24, 19 जून पे जो टेस्टिंग की तादाद थी हर सूबे की, हर जगह की, वो इंतहाई ज़्यादा थी। जबकि हम ये देखते हैं कि 22 जून, 23 जून और 24 जून को टेस्ट ही कम किए गए हैं। सिंध ने 19 जून को अगर 13,642 टेस्ट किए थे तो 22 को, 23 को और 24 को बतदरीज ये गिरे हैं। 9,000 में किए, फिर उन्होंने 6,000 में किए और फिर 7,400 में किए। इसी तरह पंजाब ने 10,166 किए थे अगर 19 जून को। 21 जून को वो 9,598 पर आ गए। 22 जून को और कम टेस्ट किए, 8,318। 23 को उन्होंने थोड़े ज़्यादा कर लिए और 24 को फिर 7,731 किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में तो 3,291 19 जून को अगर टेस्ट किए गए थे तो 22 जून को 3,033 कर लिए गए, 3,076 23 जून को किए गए और उसके बाद 24 जून को 2,687 उन्होंने सिर्फ टेस्ट कंडक्ट किए। इसी तरह इस्लामाबाद को अगर हम देखें तो 3,256 से 19 जून से उन्होंने स्टार्ट किया अगर तो 22 को आकर ये तादाद 2,176 हो गई, उसके बाद 2,663 हो गई और 24 जून को सिर्फ 2,510 टेस्ट किए। खैबर बलूचिस्तान ने सिर्फ 770 टेस्ट किए थे 19 जून को, उसके बाद 22 जून को 790 थोड़े ज़्यादा कर लिए, लेकिन 23 और 24
को हमने देखा कि 23 को इन्होंने सिर्फ 580 टेस्ट किए और 24 जून को 948 किए। तो बतदरीज अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो टेस्टिंग की जो तादाद है वो ही कम हो रही है। अब ये जो हम बार बार कहते हैं कि पीक आने वाली है, पीक आ गई है, पीक अगले महीने आएगी, अगर टेस्टिंग रेट इतना कम रहेगा तो क्या हम पीक को भी सही अखज़ कर सकते हैं? दूसरे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो स्मार्ट लॉकडाउन से रिलेटेड है, जो आज के मोहतरम मेहमानों से हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ होंगे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और दोनों मेहमानों से पूछते हैं कि जो मजमूई सूरत हाल इस वक्त कोरोना की नज़र आ रही है उसको वो कैसे देखते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है कोरोना के हवाले से। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद हैं। प्रोफेसर, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। एक ये खबरें पिछले 2 दिन से चल रही थी, कहीं ये आ रहा था कि हमारे यहाँ केसेस की तादाद कम होती जा रही है और अल्लाह का शुक्र है कि अमवात भी आज कम हुई, कल भी कम हुई। ये खबरें आपके उससे भी गुजरी होंगी नज़रों से। बात यह है कि क्या जो हम टेस्टिंग की अब देख रहे हैं कि जिस तरह से 22 जून ऑनवर्ड्स टेस्टिंग ही कम कर दी गई है, तो क्या ये कहना सही होगा कि केसेस कम हैं और या टेस्ट हम इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि लोग सामने नहीं आ रहे? बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, आई टोटली एग्री कि देखें, हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्टेड केसेस कम हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि केसेस कम हुए, क्योंकि अब इस वक्त क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली इतना फैल चुकी है ये बीमारी विद इन पाकिस्तान, विद इन स्पेशली बिग सिटीज़, कि अब इस वक्त कोई भी इन अलामात के साथ आता है, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, जिस्म टूटना, सांस की तकलीफ़, तो वो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये एपिडेमिक इस वक्त एंडेमिक हो चुकी है, तो हम उसको वेरी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन से कहते हैं कि आप घर में महसूर हो जाओ और बिल्कुल आप किसी को ना मिलो, और टेस्ट कराना इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं रह गया उस मरीज़ की तशखीस के लिए। अच्छा, डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग के लिए अब तो, क्योंकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया है, राइट, गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग के लिए, गवर्नमेंट की रिस्पांस के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ऑन ग्राउंड कितना है, और उसका तरीका एक ये भी है कि गवर्नमेंट रैंडमाइज्ड सैंपल करे। रैंडमाइज्ड मतलब कि जो ट्रू रैंडमाइजेशन है, जो वो आबादी जो एक रिप्रेजेंटेटिव है एक शहर की, चाहे वो हम 1000 पे रैंडमाइज करें, 2000 पे करें, तो हमें इसकी प्रेवलेंस भी समझ लग जाएगी कि अगर लाहौर 1.5 करोड़ लोगों का है तो इसमें कितने % को है। और ये गवर्नमेंट ने खुद की थी रैंडमाइजेशन, पंजाब गवर्नमेंट ने, और उसका 15 मई को ख्याल था कि 6 लाख के करीब केसेस हैं लाहौर में। शायद रिपोर्ट फिर कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हो गई या व्हाटएवर, वो फिर मंजर आम पे नहीं आई, लीक हो गई थी शायद मीडिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस रिपोर्ट में यही था कि 6-7 लाख केसेस हैं। अगर आप इंपीरियल कॉलेज लंदन की स्टडी पे जाएं तो वो तो खुदा ना खास्ता लाखों में डेथ कहते हैं, और वो मेरा ख्याल है ओवर एस्टिमेशन है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि इस वक्त ये कहना कि बीमारी का रुख किस तरफ है, बीमारी कितने केसेस हैं और कितने ट्रेंड कितना है, ये हम सिर्फ इस चीज़ से, यस ये बात सही है मेरे ख्याल में किसी हद तक, कि जो हमने पिछले 2-3 दिन में सिर्फ लाहौर का, मैं कह सकता हूँ कि लाहौर का ट्रेंड देखा है कि थोड़ी सी कैपेसिटी, जो कि कैपेसिटी फुल थी हॉस्पिटल्स में, वहाँ थोड़ी बहुत कैपेसिटी ईज आउट हुई है। अब उसकी एक वजह ये हो सकती है जो क्रिटिकल पेशेंट थे अल्लाह को प्यारे हो गए तो उतने पेशेंट नहीं आए, लेकिन मेरे ख्याल में कि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, वो घर पे इलाज करा रही हैं। इवन जिनको ऑक्सीजन चाहिए उन्होंने भी घर पे इलाज, इवन जिनको ऑक्सीजन मॉनिटरिंग चाहिए उन्होंने भी ऑक्सीमीटर लेके घर को प्रेफर कर रही हैं। तो इसलिए वो जो हैं वो बंदे, वो लोग नेट में नहीं आ रहे इसके कैलकुलेशंस के, तो इसलिए मेरा ख्याल है इट इज़ टू अर्ली टू कंक्लूड कि बीमारी कम हो रही है
या अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, हमारी तो दुआएं यही होंगी कि ये। लेकिन रैंडमाइज सैम्पलिंग आप कहते हैं कि इस वक्त जरूरी है टू सी द प्रेवलेंस कि अब कितने % प्रेवलेंस है बड़े शहरों में अगर हम देख लें। देखिए, सैम्पलिंग इन रूरल सेटिंग्स, अर्बन सेटिंग्स, हाई सोशल क्लास, लोअर सोशल क्लास, इसी को रैंडमाइजेशन कहते हैं, एंड इन डिफरेंट सिटीज। राइट। इस एक हमें प्रेवलेंस देखने के लिए ये प्रेवलेंस स्टडी वेल डिजाइंड किस्म की होनी चाहिए, चाहे वो सैंपल साइज छोटा भी हो, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए ऑफ कॉमन मैन। ओके, अच्छा, मैं डॉक्टर कैसर आपकी तरफ आती हूँ। देखिए, जो स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है, 1300 हॉटस्पॉट्स बताए हैं खुद विफाक ने, मुख्तलिफ सूबों के अंदर ये स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन जब हम कर रहे हैं तो आपके नज़दीक इस स्मार्ट लॉकडाउन में क्या है? क्या सिर्फ उन इलाकों को हमें सील कर देना है टेंट लगा के, बैरियर्स लगा के, या मेडिकली भी वहां पर कोई हमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन फैसिलिटी देनी है? बहुत शुक्रिया नादिया, आप दिन ब दिन माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि देखिए, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डे 1 से हम WHO को फेवर कर रहे थे, और हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग जावेद अकरम साहब, सब ने इस बात को कहा था कि खुदारा कंप्लीट लॉकडाउन करें। और मैं याद होगा, मैं बार बार कहता था कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी कर लें, चाहे आप लॉकडाउन करें या लॉकडाउन ना करें। अगर आप लॉकडाउन नहीं करते हैं, सब लोगों को बाहर निकालते हैं, तो फिर आप सख्ती करें, मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग के ऊपर आप कोई सजा मख्सूस करें, कोई कानून साजी करें और उसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब, चूंकि वो उन्होंने एक डिसाइड कर लिया है कि वो लॉकडाउन को तो करेंगे नहीं, लिहाजा अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने किया है या पॉकेट्स कर रहे हैं थोड़े से, उसमें भी नादिया वो मजाक हो रहा है। आप टेंट लगा देते हैं, मोबाइल खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर, उस इलाके के अंदर हर कारोबार चल रहा होता है, दुकानें खुली होती हैं, लोग मिल रहे होते हैं, देयर इज नो SOPs, नोबडी इज फॉलोइंग दी SOPs, कोई उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। तो मुझे नहीं समझ में आता, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये एक एडवांटेज है हमारे मुल्क में, कोई डाटा सिस्टम नहीं है। अगर आप, यही वक्त है, अगर आप लोकलाइज कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसको करें, लेकिन कम से कम आप एक डाटा तो बताएं, टेस्टिंग की कैपेसिटी उस इलाकों में तो कर लें कम से कम। जैसे कि जावेद अकरम साहब कह रहे हैं कि उस इलाके में कम से कम आप कुछ काम तो करें। आप सिर्फ लॉकडाउन करके और घर पे सो जाना, ये कोई बात नहीं है। या आप ये एक जिम्मेदारी अवाम पे डाल देना कि जी अवाम अब जिम्मेदार है, अवाम SOPs को फॉलो नहीं कर रही, अवाम तो हमारी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करती, हमारी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करती, और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छा एडवांटेज है, आप ये पता करें किन इलाकों में, टेस्ट करके पता करें कि कितने इस इलाकों को जो हमने लॉकडाउन किया, इसमें कितने लोग कोरोना पॉजिटिव है, उनकी उम्रें क्या है, वो मेल है, फीमेल है, एज क्या है उनकी, ये तमाम चीजें जो हैं, ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके अंदर कोमॉर्बिड भी देखें कि कितने लोग बीमार हैं डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, तो ये आपका मुल्क के अंदर बहुत अच्छा डाटा एक बन सकता है इसी बहाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा, और मैं नहीं समझता कि ये जो लॉकडाउन इस तरह से किया जा रहा है और सिर्फ बंद करके छोड़ देंगे आप, वहां से लोग निकल के, बहुत सारे रास्ते होते हैं, लोग दूसरे इलाकों में जाके अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और बहुत जगहों पर बहुत फ्री मूवमेंट हो रही है, मतलब जो सड़कें बंद है वहां तो नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई 1-2 जगहें ऐसी होती हैं। कराची में तो यहाँ पर आपने खुद देखा होगा डॉक्टर साहब कि टेंट्स लोग खोल देते हैं और जी, मुझे लाहौर के लोगों ने बताया, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे दोस्तों ने, कि यही कमोबेश इसी तरह से हो रहा है। तो इस तरह से तो आप नहीं खत्म होगा ये कोरोना वायरस, ये बढ़ता चला जाएगा। और हम इसी तरह से, खुदा ना खास्ता, जो अब हमारे अनकरीब ईद उल अजहा आ रही है, उसके अंदर अगर आपने प्रॉपर SOPs नहीं बनाया, या कोई खुदा ना खास्ता आप सही तरह से इसको मैनेज नहीं किया, तो जो हम बात कर रहे थे ईद से पहले की जो सारी हुई है, उसके बाद जो आप केसेस, नंबर ऑफ केसेस देखें, तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। जुलाई के एंड में, अगस्त के अंदर बहुत ज्यादा मसला बढ़ सकता है हमारा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को
एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक सही है। और ईद उल अजहा के हवाले से अब क्योंकि देखें हज के हवाले से भी हमने देखा कि सऊदी ने बड़ा मुश्किल फैसला लिया, लेकिन लिया उन्होंने ये फैसला जिसकी WHO ने तारीफ भी की है। हमारे यहाँ ईद उल अजहा के मौके पर क्या होना चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। और जो स्मार्ट लॉकडाउन जब आहिस्ता आहिस्ता इन हॉटस्पॉट से ओपन होना शुरू होंगे, तो ये भी ब्रेक से वापस आकर बात कर लेते हैं कि व्हेन नाउ दीज पीपल आर गोइंग टू मिक्स विद अदर्स, फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं। तो क्या ये कहना दुरुस्त है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और जैसा होगा अल्लाह मालिक है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन को लिफ्ट करने का फिर क्या साइंटिफिक मेथड होगा। वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर कैसर सज्जाद से हम उमूमी जो इस वक्त सिचुएशन है कोरोना वायरस के हवाले से वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, डॉक्टर जावेद अकरम, जब ये लिफ्ट होना शुरू होगा तो इसका आपके नज़दीक अब क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? बिकॉज कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको 2 जुलाई तक कह दिया गया है और उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा, बट जाहिर है कि वो हमेशा के लिए तो हॉटस्पॉट्स नहीं रहेंगे। हाउ विल हेल्थ डिपार्टमेंट नो कि अब ये हॉटस्पॉट नहीं है और हम इनको लिफ्ट कर दें? और फिर जब वो लिफ्ट कर दिया जाएगा उन एरियाज को, तो फिर जब मिक्सिंग होगी तो वो कैसे आप समझते हैं उसका क्या नतीजा सामने आ सकता है? बिकॉज यू जस्ट सेड इट्स एन एंडेमिक नाउ। देखें, इट ऑल डिपेंड्स कि ये एरियाज चूज़ किस बेस पे किए गए थे। अगर ये इस बेस पे किए गए थे कि वहाँ से रिपोर्टेड केसेस कदरे ज़्यादा थे, तो जैसे आपने पहले कहा कि वो फिर एविडेंस ही बहुत कम है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ही बहुत कम है। तो ट्रांसमिशन रेट एक आर फैक्टर होता है जो हमें देखना होता है, and R factor is reproduction factor, right, and that is the most important factor to decide कि इस वक्त ट्रांसमिशन कितनी है। जनरली स्पीकिंग वो हर मुल्क ने कोशिश की वो 1 से कम रहे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त 2 से भी ज़्यादा है, तो दैट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो मैं ये हमने एक हमारी यूनिवर्सिटी ने एक काम किया है, क्योंकि इस समय हमें पता है कि ये जो वायरस है ये यूरिन में भी जा रही है, स्टूल में भी जा रही है और आंसुओं में भी जा रही है और ये सीवरेज में भी जा रही है। तो हमने अभी रिसेंटली ये किया है कि हमने वासा से मिलके लाहौर में हम इसके सर्टेन एरियाज़ की सीवरेज में इसकी कट ऑफ वैल्यूज़ देखी हैं। अच्छा। और इट कैन बी वेरी गुड प्रेडिक्टर, और बहुत सारे मुल्क अब इसको यूज़ भी कर रहे हैं एज ए प्रेडिक्टर कि कब, अगर देखें, अगर आपने बी ब्लॉक DHA के फेज़ 1 का किया है और आपको पता है कि इतनी उसके कट ऑफ वैल्यू इतनी है कि स्टूल्स में, क्योंकि ये स्टूल में तकरीबन 2 हफ्ते तक आती रहती है वायरस और यूरिन में भी, तो हमें पता है कि इस वक्त इतनी है। तो अगर हम इसको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद करते हैं और हमें ट्रेंड मिलता है कि कट ऑफ कम हो गया है, तो दैट वुड बी ए गुड ऑप्शन कि उधर आप थोड़ा थोड़ा ईज आउट करना शुरू करें, लेकिन जिन एरियाज में बढ़ रहा है उनको और स्ट्रिक्ट कर दें। अच्छा। तो ये साइंसी बुनियादों पे ये फैसले होने चाहिए, नॉट ऑन एनी अदर, एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। एविडेंस बेस्ड, जी। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम यही कहते जा रहे हैं कि जो एविडेंस है वो बताता है आपको कि आपको क्या करना है, नया करना। मैं और कैसर सज्जाद साहब, ज़ाहिर है हम तो टेक्निकल से लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हम तो प्योरली बीमारी देख रहे हैं। ज़ाहिर है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम भूख नहीं देख रहे, हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देख रहे, हम मुईशत नहीं देख रहे, हम तो प्योरली एंड प्योरली एज ए टेक्निकल पर्सन हम बीमारी की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब आप क्योंकि बीमारी देख रहे हैं और अभी आपने जैसे जो आर फैक्टर का भी जिक्र किया, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ नज़र डालें और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस अमवात का रेट भी ज़्यादा है, वहाँ तो टेस्टिंग ही इतनी कम हो रही है। डू यू नॉट थिंक कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखें, हमें मैं आपको वही कहूँगा कि शायद मरीज़ की तशखीश के लिए अब टेस्ट करना उस इंडिविजुअल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया इस वबा में, क्योंकि अगर किसी को एक मसलन आपके एक एंकर को मैं हकीकत बता रहा हूँ कि उनको हुआ कोरोना, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, मैंने उनका टेस्ट कराया अपनी यूनिवर्सिटी से RT-PCR। उन्होंने मुझे अगले दिन फ़ोन किया 1.5-2 दिन बाद
कि मेरे बेटे में भी अब बुखार और ये होना, तो मैंने उन्हें कहा कि अब उनका टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अब ऊपर वाली मंजिल पे शिफ्ट हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, अब आपका बेटा आपके साथ रह सकता है। ओके। तीसरे दिन उन्होंने किया मेरी बीवी में भी हो गई हैं, तो मैंने कहा जी उनको भी ले जाएं। तो ये अब क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया है, अब मरीज़ को इतना महंगा टेस्ट और मारे मारे फिरना नहीं चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर साइड, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लानिंग करनी है, उसके लिए ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। कि अगर इवन घर में कोई इलाज करा भी रहा है तो उसको टेबुलेट होना, उसको केसेस में आना ज़रूरी है, चाहे वो उन्होंने RT-PCR कराया कि नहीं। अभी इस वक्त परसेप्शन ये है कि बहुत सारे लोग नहीं करा रहे RT-PCR, जी। जो कि एक मुस्तरद टेस्ट है जो केस डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन ये केस डेफिनेशन क्लिनिकल हो गई है मोर और लेस। सही। सो डॉक्टर कैसर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, ये जो घर की आइसोलेशन की बात की प्रोफेसर साहब ने, और बिल्कुल सही कहा कि घरों में लोग आइसोलेट करने के लिए, ये तो होम आइसोलेशन का बार बार कहा भी जा रहा था, सिंध में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि होम आइसोलेशन वालों के अमवात में सिंध में भी इजाफा हुआ, ओवरऑल का भी जिक्र आया था। तो आपको लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि एक तो डेटा आए गवर्नमेंट के पास, उसके हिसाब से वो ज़ाहिर है चीज़ें भी होंगी, फिर दुनिया के अंदर भी ज़ाहिर है इस डेटा को शेयर करना होगा कि व्हाट द प्रेवलेंस रेट इज़। और दूसरी बात ये है कि होम आइसोलेशन वालों को फिर कहीं ना कहीं अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वो ले सकें। देखिए नादिया, बात सारी ये है कि हमारे मुल्क में शुरू दिन से कोरोना के केसेस को सही तरह से मैनेज नहीं किया गया। अभी देखिए हमारे अवाम में बड़ी कंफ्यूजन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है और हुकूमत ने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया। देखिए ये जो होम आइसोलेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए हुआ था कि हॉस्पिटल्स के अंदर उनको प्रॉपर तरीके से इंटरटेन नहीं किया जा रहा था। फिर बड़ी कंफ्यूजन हुई कि बिस्तर, फिर बीच में पैनिक हो गए लोग कि अस्पताल मत जाना, अस्पताल जाओगे तो वहां आपको कोरोना लेबल कर दिया जाएगा और आपको इंजेक्शन दे के मार दिया जाएगा। फिर अस्पताल जाते हैं तो वहां बिस्तर नहीं मिलता, आईसीयू में बेड खाली नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन वाला बेड वो भी नहीं है जी, कहीं पर भी नहीं, तो पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह। तो ये तमाम सिनेरियो को देखते हुए लोगों ने अब क्या किया कि लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख लिया, आप लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर रख लिया, अब हॉस्पिटल को घर पे कन्वर्ट कर दिया, अपने कमरे को हॉस्पिटल में कर दिया कि हमारे घर में कोई भी बीमार होगा तो हम ये सारी चीजें करेंगे। अब ना प्रॉब्लम क्या है कि हम इतने सालों, इतने महीनों से कह रहे हैं कि खुदारा जो जनरल प्रैक्टिशनर हमारे मुल्क में जो गली में रहते हैं, आपके प्रोग्राम से भी मैंने ये बात की थी कि जी उनको आप मोबिलाइज करें, उनको आप उनको फंक्शनिंग बनाएं कि डॉक्टर उनको आप PPE मुहैया करें और उनकी जिम्मेदारी दें, तो वो उनको मॉनिटर करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर हॉस्पिटल से कांटेक्ट में रहेगा और उसको एडमिशन मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन वो जनरल प्रैक्टिशनर्स को आज तक ऑन बोर्ड पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं लिया गया। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ एक मैंने देखा वीडियो कि हमारे एक मौलाना साहब ने भी बोला कि जी आप जो है इनको कभी भी अस्पताल मत लेके जाना। तो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको सांस की तकलीफ हो रही है, जो हम डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि जी वो स्टेज क्या है जब आपको हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, तो वो स्टेज ये है कि जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही हो, तो आपको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। लेकिन लोग नहीं लेके जाते। लेके कब जाते हैं कि जब उनको रास्ते में इंतकाल हो जाता है या इंतकाल होने वाला होता है, या बिल्कुल पहुंचते हैं तो इंतकाल हो जाता है और फिर वहां डॉक्टर्स को मारधाड़ की जाती है और उसके बाद वहां पे अस्पताल तोड़ा जाता है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम मैनेज करें तो ये होम आइसोलेशन इज वेरी वेरी इफेक्टिव। अच्छा, अब जैसे जावेद साहब ने बात बहुत अच्छी की है कि अब तो सारा क्लिनिकल डायग्नोसिस पे सारी बात चल रही है। मैं एज ए ENT सर्जन रोजाना नादिया मैं आपको बताऊं कि कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 5 मरीज को डायग्नोस करता हूँ। वो मेरे सामने आके बैठता है, जब वो सिम्टम बताता है कि भाई ये सिम्टम है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई अब आप जाके ये कर लें। और सिंगल सिम्टम होता है बाज लोगों के कि जी नाक से स्मेल नहीं है डॉक्टर साहब, लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप आइसोलेट हो जाए। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने बिल्कुल सही बात की कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉल करके बताता है कि वो डॉक्टर साहब वो तो मेरा
मेरी अम्मी को भी हो गया है, मेरे फलां को भी हो रहा है, ये बुखार हो रहा है। So home isolation is something that which is also the need of the hour, ताकि आपके अस्पतालों के ऊपर वैसे ही बोझ है और उसको कम से कम किया जा सके। एक बड़ी डिफरेंट मतलब लोग इसके ऊपर बड़ा स्टार्टल भी होते हैं। एक चीज मैं जरूर आपकी तवज्जो से कहूंगा कि शायद आपके पास टाइम कम हो, कि देखिए ये अभी भी वक्त है, हमारे हुक्मरान को चाहिए और तमाम अपोजिशन पार्टियों को चाहिए, तमाम जितने भी ऐसे हमारे लोग हैं जो कि थोड़ा सा अपना असर और रसूल रखते हैं, खुदारा ये टेलीविजन के ऊपर इलाज करना छोड़ दें। कोरोना की ट्रीटमेंट टेलीविजन पे नहीं होता है, ग्राउंड पे आके करें। नंबर सेकंड बात ये है कि खुदारा इस वक्त कोई काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ सब मिलके अगर कोरोना की प्रिवेंशन के लिए इसके फैलाव को रोकने के काम करें, अपोजिशन पार्टी, हमारी हुक्मरान पार्टी, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हमारी सूबाई गवर्नमेंट, हमारे उलमाज, सब मिलके अगर ये काम करें, हमारे तिजारती लोग, हमारे इकोनॉमिस्ट सारे मिलके करें, तो शायद हम बहुत जल्दी इसके छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज ये हमारे साथ फिर हमेशा के लिए शायद रहेगा। अच्छा डॉक्टर जावेद अख्तर, मैं एक छोटा सा सवाल बिफोर आई हैव टू टेक लीव, मुझे ये बताइएगा कि देखिए बहुत सारे जो लेमैन के तौर पर, और हम तो क्योंकि रिसर्च कर रहे होते हैं, एक है कि कोरोना के पेशेंट्स को जिस तरह से उनकी तदफीन हो रही है, उनके लिए अलग जगहें बना दी गई हैं, लेकिन आम कब्रिस्तानों में भी जो रश हम देखते हैं, दिन का रश, और हमने फॉलो किए कब्रिस्तान के 6-6, 7-7 मैयतें लाई जा रही हैं, और वो बताते हैं गोरकन के नहीं ये कोरोना के पेशेंट्स नहीं हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इतनी अमवात पहले नहीं देखी जितनी अब देखने में आ रही हैं? क्या वजह यह है कि दे आर नॉट गोइंग टू द डॉक्टर्स, या वजह यह है कि इनमें से बहुत से शायद कोविड पेशेंट्स भी हों? जी डॉक्टर साहब। जी देखें, जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि अमवात जो हैं वो भी इसी तरह ही है कि कुछ ऐसी अमवात भी हैं जो अनरिपोर्टेड चली जाती हैं, जो कुछ घर पे मर जाते हैं या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में मर जाते हैं जो कोविड के लिए डेजिग्नेटेड नहीं हैं, और वो रिपोर्टिंग सिस्टम, देखिए ये पब्लिक हेल्थ का असूल है कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनके साथ बहुत सारे अनरिपोर्टेड भी चले जाते हैं अच्छे सिस्टम्स में, और हमारा तो ये सिस्टम भी कमज़ोर है, इसलिए ये फाल होना। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि अमवात की शरह कम हो, लेकिन एक तो चीज़ डेफिनेट है कि हमारी शरह उस तरह नहीं है जैसे इटली की है या इटली की हुई या स्पेन की हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसकी वजह, एक बुनियादी वजह यह है कि वी आर ए यंगर पॉपुलेशन, तो यंगर पॉपुलेशन में शरह बहुत उस तरह नहीं होती, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि ना हो। तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला बीइंग ए मुस्लिम नेशन हमें प्रोटेक्ट भी करेंगे, किसी हद तक हम पे आसानियाँ भी पैदा करेंगे। तो लेकिन अभी मैं फिर यही कहूँगा कि इट इज़ लिटिल टू अर्ली टू कंक्लूड। जैसे इंपीरियल कॉलेज ने कहा, उसने तो लाखों में अमवात कह दी, अल्लाह ना करे ऐसे हो, लेकिन ऑल द मोर रीज़न कि वी शुड रिमेन वेरी वेरी केयरफुल। और इस जब आप प्रिवेंट नहीं करेंगे इस मास्क से, हैंड सैनिटाइजेशन से और सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग से, तो जाहिर है कि जब रॉ मटेरियल ही ज़्यादा है तो परसेंटेज 3% भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी जब ये लाखों में जाएंगी। जो री इन्फेक्शन का केस सामने आया, डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि जो कोरोना जिनको हो चुका वो फिर अब नेगेटिव हो चुके, उसके बाद भी उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है? देखें, क्योंकि हम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं और हमारे 300 से ज़्यादा डोनर्स दे चुके हैं प्लाज्मा, तो हम उनको टेस्ट करते हैं हमेशा आईजीजी एंटीबॉडीज से, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो बहुत जल्द हम, ये बहुत तशवीशनाक बात है, हम देख रहे हैं, और नेचर में एक आर्टिकल भी आया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो पेशेंट्स 30% जिनमें कोरोना होता है लेकिन उनकी अलामात नहीं होती, उनकी तो इम्यूनिटी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, तकरीबन 3 माह की, और जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनकी भी ख्याल है कि 6 माह के बाद इम्यूनिटी फॉल करना शुरू कर देती है। तो इसलिए डेफिनेटली एक डॉक्टर साहब में ये केस रिपोर्ट हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट में कि उनको दोबारा हुआ है, लेकिन इसके 2 आंसर हैं। एक तो PCR का टेस्ट पॉजिटिव होना डजंट मीन कि आप में दोबारा हो गया है, क्योंकि ये जो वायरस है जब ये टूटती फूटती है हमारी तिली में, इम्यून सिस्टम में, और इसके फ्रेगमेंट्स फिरते रहते हैं बॉडी में, तो आपका RT-PCR बहुत दफ़ा इसको बहुत पिक कर लेता है, क्योंकि एम्पलीफाई करते हैं और डिटेक्शन लिमिट से ऊपर आ जाता है। दैट डजंट मीन, लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता अलामात भी हैं साथ, और यही कुछ सारा पूरा कम्प्लेक्स ही यही कुछ हो गया और आपके डी डायमर्स वगैरह भी बढ़ गए, ऑब्वियसली दैट इज़ व्हाट वी कॉल के रिलैप्स।
तो ये पॉसिबल है। इसलिए जो जिनको अल्लाह ने सेहत दी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन केयरफुल वो भी, उनको भी रहना बहुत ज़रूरी होगा। मैं ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस टाइम। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर लियाकत शेहवानी होंगे, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेहवानी साहब भी हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हैं। लियाकत शेहवानी साहब, ये फरमाइएगा कि हम जब टेस्टिंग कैपेसिटी देख रहे हैं बलूचिस्तान की, आपके यहाँ भी बतदरीज टेस्टिंग में अगर बहुत हुए हैं तो 7, इस पूरे वीक का मैं जिक्र कर रही हूँ, 770 हुए हैं, और उसके बाद जो है फिर 661 होते हैं, 707 होते हैं, 798 होते हैं, नॉट इवन टचिंग 1000। क्या रीज़न है इसकी? जी नादिया, टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी जो है इस वक्त पर डे 1500 प्लस है। पिछले हफ्ते हमने 1435 टेस्ट भी कंडक्ट किए हैं, 1300 भी किए हैं, 1200 भी, और आप जो डेटा दे रही हैं बिल्कुल इस तरह, कभी 500 कभी 400 मुख्तलिफ। इसमें ये जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं ये वो सैंपल्स हैं जो फर्स्ट टाइम हम लेते हैं। इसके अलावा चूँकि हमारी मशीनों पर रिपीट केसेस, यानी वो जिनके क्वारंटाइन मुद्दत पूरे हो जाते हैं, पहले पॉजिटिव थे, तो उनके वापस जो केसेस हम पीसीआर मशीन में लगाते हैं वो हम काउंट नहीं करते, लेकिन मशीन जो है उससे बिजी रहती है। तो ओवरऑल हमारा जो 1500 प्लस जो है ये एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। 1435 एक हमने किया है, IS 1200, लेकिन ये कम है। आई डू एग्री, ये कम है। हमने 80 टेस्ट पर डे से शुरुआत किया 8 मार्च से, और आज 1500 के मैंने जिक्र किया। क्या शेहवानी साहब, अब भी टेस्ट उनके हो रहे हैं जो कि मतलब जिनके अंदर सिम्टम्स होते हैं, जो खुद आ जाते हैं डॉक्टर्स तक, या आप लोग बलूचिस्तान हुकूमत किसी किस्म की कोई रैंडम सैम्पलिंग करके उसकी प्रेवलेंस देखना चाहती है कि कहाँ कहाँ बलूचिस्तान में इस डिजीज का प्रेवलेंस कितना पाया जा रहा है? जी, हम दोनों तरीकाकार हमने इख्तियार किया। उसकी वजह यह है कि एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए हमारा टारगेट था 50,000 टेस्ट कंडक्ट करना। उसकी हमारी पास कैपेसिटी भी नहीं थी। फेडरल गवर्नमेंट से जो पीसीआर मशीनें हैं उस तादाद में नहीं मिले। कुछ हम भी प्रोक्यूर हमने की, कुछ कम वो भी रहे। और सबसे बड़ा इशू एचआर का भी है। हमारे पास जो टेक्नीशियन है, टेक्निकल स्टाफ है, उसकी कमी का सामना है। अच्छा। तो अब तक हमने 5 लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश किए हैं। एक खुजदार में है, एक मोबाइल लैब हमारा तफ्तान में है, 3 कोयटा में है। रैंडम सैम्पलिंग हमने इसलिए शुरू किया कि हमारे पास कैपेसिटी कम थी। हमने कोयटा में 511 टेस्ट कंडक्ट किए, और उसमें भी वही एवरेज हमारा कोई 26-27% आया। बट जो साइंटिफिक रैंडम सैम्पलिंग है जैसे लाहौर में हुई, जिससे फिर ये अखज़ किया जा रहा था कि तकरीबन 6 लाख के करीब हो चुके हैं, फिर वो रिपोर्ट नहीं आई थी बट लीक हो गई थी। इस किस्म की साइंटिफिक रैंडम सैम्पलिंग नहीं की जा रही टू फाइंड आउट द प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज इन बलूचिस्तान। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग की साइंस ही यही है कि आप रैंडम सैंपल लेते हैं, वो क्रिश ग्रिड के तहत आप किसी एरिया में अचानक जाके किसी एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं। कुछ यहाँ से सैंपल लेंगे, कुछ यूनिकॉर्न से, किसी और यूसी से, कुछ किसी और एरिया से। रैंडम सैंपलिंग तो है यही, लेकिन इससे जो एक्चुअल डेटा है वो आपके पास कभी नहीं आएगा। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी बुनियाद पे, एक ट्रेंड आप गॉज कर सकते हैं। एक्चुअल डेटा आपके पास वही होता है जो आप टेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एनी प्रेडिक्शन येट अबाउट किस? मैं नहीं कर सकता नादिया, मैं प्रेडिक्शन पे बिल्कुल मैं अवॉइड करता हूं। जो मेरे हाथ में डेटा है मैं उसी की बात करूंगा। ठीक है। 45,422 टोटल हमने टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 9,817 पॉजिटिव आए, जो बनते हैं टोटल का 21%। इसमें फ्लक्चुएशन है। सही। अब कल जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो थे 948, उसमें 183 पॉजिटिव आए, ये बनते हैं 19%। परसों हमने किए 580 टेस्ट कंडक्ट किए, 47 उसमें पॉजिटिव आए, जो 7% बनते हैं। अब कल 19 थे तो परसों 7%, तरसों जो है ये 14% पॉजिटिव आए थे। ओके, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं उसी के ऊपर आप लोग फ्लक्चुएट करके। लेकिन एक जुमला मैं इजाफा करूं कि जून के अवाइल के वीक्स में इसमें स्पाइक थी, केसेस सामने आना शुरू हुए। 1600 से ज़ायद केस थे। फिर उसके सेकंड वीक जून के 2091 केसेस सामने आए। उसके बाद थोड़े कोई कम हो गए। आज जो है तकरीबन हमारे केसेस
वो 900 के करीब आ गए। तो इस हफ्ते में खसूसन ये जो मौजूदा हफ्ता है इसमें एक डिक्लाइन हमें नजर आई है केसेस में, और कोयटा के जो कुल केसेस हैं वो 84% होते थे, उसमें भी डिक्लाइन 78% तक आ गई है। अच्छा, तो मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि लोग जो है कोयटा में थोड़े बहुत अब अवेयर हो गए, रियलाइज किया उन्होंने कोरोना के खतरे के पेश क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी जिसके बाद फिर डॉक्टर कैसर इसको समाप्त करेंगे। शेरवानी साहब, आपने ये जिक्र किया कि आईसीयूज में वेंटिलेटर्स की कमी है। जी, आइसोलेशन में बिल्कुल 25 वेंटिलेटर थे, 92 तक अब ने उसमें इजाफा किया है। 20 वेंटिलेटर एनडीएमए ने फराम की है। हमने 145 की गुजारिश की थी, उन्होंने कहा कि बाकी हम भिजवाएंगे। 75 वेंटिलेटर्स हमने खुद ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो भी हमारे वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। वेंटिलेटर और पीसीआर मशीन दोनों में हमें जो सबसे बड़ा इशू पूरे बलूचिस्तान के लिए कितने वेंटिलेटर्स आपने बताए हैं शेरवानी साहब? 92 है, इसके अलावा कुछ जो है डिस्पोजेबल भी हैं, लेकिन है 92 92 और 75। हाँ, लेकिन मैं आपके और इसमें इजाफा करता चलूं, आज हमारे जो टोटल पेशेंट हैं इस वक्त क्रिटिकल, उनकी तादाद है 19। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम जो है वो क्रिटिकल केयर के अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये भी बाईपैप सीपैप ऑक्सीजन उनको दिया जा रहा है। हमारे जो एडवाइजरी एक्सपर्ट एडवाइजरी डॉक्टर साहिबान है, उनकी जो बोर्ड है वो उनकी कोशिश ये है कि वेंटिलेटर पे कम से कम पेशेंट जाए। बिल्कुल सही। तो वेंटिलेटर पे आज हमारा सिर्फ एक पेशेंट है, बाकी हमारे जो 19 पेशेंट अब तक उसमें इजाफा हुआ है, 2 बजे तक 17 तक 19 हो गए, वो बाईपैप सीपैप पे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे टोटल जो पॉजिटिव कोविड के पेशेंट्स हैं उनका 2% वो हॉस्पिटल आइसोलेशन फैसिलिटीज में है, 98% होम आइसोलेशन में। ओके, और जो होम आइसोलेशन में है उसको आप लोग पूरा टैबुलेट भी कर रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत, राइट? जी, बिल्कुल, उनको हम देख रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके साथ राब्ता है। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। उनके लिए हमने नादिया, उनके लिए हमने उनके डोर स्टेप्स पे इम्यूनिटी बूस्टिंग पैकेज हम अगले हफ्ते से फराम कर रहे हैं। That's going to be very good, डॉक्टर कैसर। ना एक हुकूमत तो आपको करती नजर आ रही है कि होम आइसोलेशन को टैबुलेट भी कर रही है, इम्यूनिटी पैकेज अगले हफ्ते से अगर जाएगा तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। बट आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन दोनों सूबों में, क्योंकि टेस्टिंग भी कम हम देख रहे हैं और सहूलियात के हवाले से, मतलब जाहिर है पॉपुलेशन कम है बलूचिस्तान में एज कम्पेयर टू अगर हम पंजाब का जिक्र करें या इवन दीगर सूबों का करें, फिर भी आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में वी नीड टू गेयर अप अ लॉट ऑफ स्टाफ। यह बिल्कुल सही बात है। और मैं बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि मैं डे 1 से देख रहा हूँ लियाकत साहब को कि इनको मैंने जो टेलीविजन पे देखा इनके चेहरे को, तो इनके चेहरे पे परेशानी नजर आती थी। और यही बात थी कि जब आप परेशान होंगे तो अपने अवाम का सोचेंगे और अपने अवाम के लिए कुछ करेंगे। तो जो लियाकत शेरवानी साहब कह रहे हैं वो ये इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की, मैं देख रहा को, और अभी भी बहुत सारी चीजें करने की है इनके लिए। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कैपेसिटी टेस्टिंग की, लैब टेस्टिंग की, इसकी अगर बढ़ा दी जाए ताकि आपको पता चले प्रॉपर कि कितने लोग आपके पास डायग्नोस हुए हैं इस कोरोना पॉजिटिव के, और उसको उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकें। जहाँ तक केपीके की बात है तो केपीके में कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है, वहाँ पर वही सारी सूरत हाल है कि जो दूसरे प्रोविंस का है। और मैंने जैसे पहले कहा और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक हम इसको मिलकर एक पाकिस्तान का सबका एक इशू ना समझेंगे, तमाम अवाम इसको हकीकत नहीं समझेगी कि कोरोना वायरस वाकई एक बीमारी है जो जानलेवा साबित हो रही है, और हुक्मरान भी जब तक इसको सीरियस लेके नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई हम अच्छा काम कर सकेंगे। और वो बात ये है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। अभी जैसे कि मैंने कहा कि अभी ईद उल अजहा आ रहा है, उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। शहरों के अंदर ये जानवरों का सेल बिल्कुल ममानियत होनी चाहिए, इसके ऊपर एक जगह बनाई जाए। यार मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हुक्मरान को
अपना रमजान का तजुर्बा देखते हुए ईद उल अजहा का फैसले को इस पर नजरसानी भी करनी होगी। और बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ जाहिर है केसेस हैं, खुद बताया भी जा रहा है कि ये महीना और अगला जो है वो खतरे की घंटी भी है, तो क्या इस सब की इजाजत देनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे फैसलों से जिस तरह से स्प्रेड हमने देखा वो बढ़ रहा है। बहरहाल जैसे डॉक्टर कैसर ने भी कहा और डॉक्टर जावेद अकरम भी कहकर गए कि वो मेडिकली बात करते हैं कि डिजीज प्रेवलेंस जानना बड़ा ज़रूरी है, इसका फैक्टर जानना बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए ये डेटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप मास्क पहने, तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। इवन अगर आपको कोरोना हो चुका है और आप अल्लाह के फजलो करम से सेहत याब भी हो चुके हैं, तब भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, क्योंकि ये बीमारी भी नई है। रोज़ाना के हवाले से बहुत कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है और नई नई बातें सामने आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।